परिवार की सोच और विचारधारा जनसेवा है। एक ही मोदी है जो भारत का नाम बेवक्ता के साथ विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है। प्रमुख विपक्षी दल है वो आज हर रूप से बैंकरप्ट हो चुका है। भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, विश्व भारत की तरफ देख रहा है और ये लोग भारत में केवल गड्ढा ही गड्ढा बनाना चाहते हैं। गुना सिंधिया राज घराने का गढ़ माना जाता है। विजय राजे सिंधिया 6 बार यहां से सांसद रही। माधवराव सिंधिया साहब 4 बार रहे। 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहां से जीतते रहे। पिछली बार बीजेपी की झोली में ये सीट चली गई थी और किले में जो सेंध लगी थी उसी को वापस एक तरह से क्लेम करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। क्या एक पर्सनल चैलेंज भी ये है, क्योंकि जो गुना और उसका मतलब आपके पूरे परिवार के लिए दशकों से, मतलब कितने साल गिन लिए जाए, उधर के 30 फिर 20 और आपके 20 साल, एक पर्सनल वो भी है कि इस सीट को वापस हासिल करना है। ऐसा कुछ नहीं है अंजना। अगर आपने मेरी आजी अम्मा का जीवन देखा होगा, मेरे पूज्य पिताजी का जीवन देखा होगा, इस परिवार की सोच और विचारधारा जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। इस परिवार की परंपरा में, विचारधारा में किसी सीट को हासिल करना, वापस लेना या किसी कुर्सी को हासिल करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये सारी चीज केवल अगर कुछ हैं तो केवल एक माध्यम है जनसेवा के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और इसलिए मेरे मन में, मैं पॉलिटिक्स दिमाग से नहीं करता हूं। मैं पॉलिटिक्स में अगर मैं कहूं तो मैं पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूं, मैं जनसेवा करता हूं और वो दिल से करता हूं। तो मेरे लिए सेवा, विकास, प्रगति, अभी जो आपने मेरी भावना को भी सुनी, मेरी मोटिवेशन ही वही है। मेरी मोटिवेशन कोई कुर्सी या पद या ये सब चीजें नहीं है। किरिया देवात में मैंने देखा आपको, आप कांग्रेस का जिक्र तो कर रहे थे, बंटाधार तक आपने दिग्विजय सिंह को कहा, आपने कमलनाथ पर टारगेट किया, आप कह रहे थे कैची पहले चलती थी वो कैची बंद हो गई है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बहुत हावे है कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। यहां तक बीजेपी कह रही है कि उसके जरिए मुसलमानों को सब कुछ दे दिया जाएगा। आप दोनों के अगर हम लाइन को देखें तो कहां पर जाकर ये मिलता है, जो जिस तरह से सिंधिया साहब कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं और जो बीजेपी का करंट अटैक है कांग्रेस पर? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है, पर जो प्रमुख विपक्षी दल है वो आज हर रूप से बैंकरप्ट हो चुका है। आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट, मानव संसाधन के रूप में बैंकरप्ट, अपनी विचारधारा पर बैंकरप्ट, अपने मैनिफेस्टो भी अगर उनके मैनिफेस्टो को आप देखो तो बैंकरप्सी का मैनिफेस्टो है। जो सोच विचारधारा लेके आ रहे हैं वो आपको, हर इंसान को कैद करने वाले विचारधारा लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को एक नक्षत्र के रूप में उभार रहे हैं। आज भारत 11वीं आर्थिक बड़ी शक्ति से आज 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है। 2027 तक तीसरी बड़ी महाशक्ति बन जाएगी। जर्मनी और जापान को हम पछाड़ देंगे। इस पथ पर अग्रसर भारत हो रहा है। हमारी जो सफर है अमृत काल से शताब्दी काल से तक, ये सफर भारत के लिए एक स्वर्णिम सफर है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से एम्पावर करने की, सशक्तिकरण के सफर पर लगे हुए हैं। और ये शक्तियां भारत को पिंजरे में डालने की कोशिश कर रही हैं, भारत को गड्ढे में वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। कहां हम अपने चांद पर भारत के झंडे को डाल रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बन चुका, भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, विश्व भारत की तरफ देख रहा है और ये लोग भारत में केवल गड्ढा ही गड्ढा बनाना चाहते हैं। सैम पिट्रोडा
और कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि अमेरिका में कानून है जिसमें अगर किसी की संपत्ति होती है तो आधा बेटे को आधा सरकार को, और बीजेपी उसको लेकर आक्रामक है कि ये आपका संपत्ति लेकर दूसरों को बांट देंगे, मंगलसूत्र तक दे देंगे। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि मेरी माँ का मंगलसूत्र तो देश के लिए गया। ये जो पॉलिटिक्स है, जो सैम पिट्रोडा ने कहा, इस पर मैं आपको यही कह रहा हूं, ये कांग्रेस की विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है कि भारत को वापस खड्डे में डालो, सोशलिस्ट मूवमेंट में जाओ, वापस भारत को उसी गरीबी की तरफ ढकेलो जिस गरीबी से प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को उभारा है पिछले 10 वर्षों में। जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया आज के संदर्भ में, आज के कार्यक्रम में, ये लोग बैकवर्ड मूवमेंट पे हैं, प्रधानमंत्री जी फॉरवर्ड मूवमेंट पे हैं। विचारधारा जिंदगी में दो होती हैं अंजना। एक विचारधारा होती है कि आप अपना लकीर लंबा खींचना चाहते हो, दूसरी की विचारधारा होती है कि मैं तो अपना लकीर नहीं बना सकता, तो मैं आपकी लकीर को छोटा करना चाहता हूं। यही आज इस गठबंधन की विचारधारा है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है जो देश को ठगना चाहता है। 28 सीटें पिछली बार बीजेपी की यहां से आई थी ज्योतिरादित्य जी, और छिंदवाड़ा एक चैलेंज था। इस बार वहां वोटिंग हो चुकी है। क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? आपको लगता है नकुलनाथ हार जाएंगे? बीजेपी ये दम भर रही है, लेकिन राजगढ़ की सीट हो जहां दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हो, और वहां छिंदवाड़ा, ये दो सीट तो चैलेंजेस है। कई लोग मान रहे एक्सपर्ट्स की और सीट भी चैलेंजेस हो सकती है। इस अब की बार जो पीएम 400 कह रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की कितनी? मैं आपको स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, 4 जून तक इंतजार कर लीजिएगा। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। दिग्विजय सिंह तो एकदम चैलेंज कर रहे हैं कि उनका गढ़ 33 साल बाद वो खुद लड़ने उतरे हैं। राज साहब ने तो कहा था ना कि कांग्रेस की सरकार बन रही है विधानसभा में, आप भूल गई? ठोक ठोक के कह रहे थे। कांग्रेस कह रही थी कि ग्वालियर चंबल में 3 सीटें आएंगी बीजेपी की, ठोक ठोक के कह रहे थे। क्या हुआ? जनता जान चुकी है, मान चुकी है और समझ चुकी है कि ये देश प्रधानमंत्री जी के हाथों में ही सुरक्षित है। यह देश और उनका भविष्य, उनका मार्ग प्रधानमंत्री जी ही प्रशस्त करेंगे विकास के काम पर। आपने यही विकास के काम वहां भी गिनाए, और खिरिया देवात में आपने आयुष्मान कार्ड भी पूछा, ये पूछा, लेकिन 2 मुद्दों पर ज्योतिरादित्य जी विपक्ष प्रश्न उठता है, और दोनों को मैं ए बी आपसे पूछूंगी, आप उस पर जवाब दीजिएगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं 102 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां पर बीजेपी का कार्ड नहीं चला, डरे हुए हैं, इसीलिए ध्रुवीकरण का कार्ड बीजेपी खेल रही है। सवाल नंबर। अंजना जी, आप भूल गई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही कह रहे थे, पश्चिम यूपी में यही हाल होगा, पिछले लोकसभा के चुनाव में भी यही कह रहे थे। अंत में नतीजा क्या निकला? 4 जून तक हम इंतजार करें। अब की बार 400 पार सिद्ध होगा, इसका विश्वास आप रखिएगा। 4 जून को फिर इंटरव्यू करेंगे। बी प्रश्न जो दूसरा हिस्सा है, ईवीएम, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग एजेंसियों का इस्तेमाल, चुनाव आयोग में पूरी ही स्थिति वो कॉम्प्रोमाइज समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग वीवीपैट का मिलान होना चाहिए ईवीएम से, और दूसरा एजेंसियों के इस्तेमाल से केजरीवाल से लेकर सब नेता जेल में हैं। जिस देश की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है, जहां अनेक देश भारत के चुनाव आयोग को अप्रोच कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट की टेक्नोलॉजी हमको आप सिखाइए ताकि हम अपने देश में इस्तेमाल करें। और मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं, कोरोना काल में जब आपको टीका लगा, तब आपको इस डब्बे पर मैसेज आया, सर्टिफिकेट आया। अमेरिका और इंग्लैंड में अस्पताल में डॉक्टर्स हाथ से सर्टिफिकेट दे रहे थे, अंजना ओम कश्यप। ये भारत की टेक्नोलॉजी है जो आज हर देश चाह रहा है। हमारी यूपीआई की टेक्नोलॉजी फ्रांस के प्रेसिडेंट ने स्वयं प्रधानमंत्री जी से कहा कि यूपीआई की टेक्नोलॉजी हमको दीजिए। उन्होंने एक कप चाय खरीदा यूपीआई की टेक्नोलॉजी के आधार पर। हम जो हमारा गर्व है उसको अपने पांव के नीचे कुचलना चाहते हैं। ये कांग्रेस और वामपंथी दल और ठगबंधन की सोच है। और जहां तक आपने एजेंसीज की बात कही, ये वो लोग प्रश्न कर रहे हैं जिन्होंने इस देश में आपातकाल लाया।
ये वो लोग प्रश्न कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं बैठी हुई सरकारों को रद्द किया, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल 91 बार किया। ये वो लोग प्रश्न कर रहे हैं। कृपा करके अपने गिरेबान में झांके, और जो लोग इस देश में जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया हो, जिस बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में कांग्रेस ने हराया था, और आज बाबा साहब का अंबेडकर का नाम लेने का हक नहीं है इस कांग्रेस पार्टी को, और उस संविधान जो बाबा साहब के अंबेडकर के द्वारा बनाया गया, उस संविधान पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि एजेंसी स्वतंत्र है इस देश में, आपातकाल का समय नहीं है जहां सब चीज आपके अंगूठे के नीचे है। और किसने भेजा है जेल दोनों मुख्यमंत्रियों को? बीजेपी ने। जेल तो भेजा है कोर्ट ने। अब आपको कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, आपको एजेंसीज पर विश्वास नहीं, आपको संविधान पर विश्वास नहीं, इतना कि आपको अपने आप पे भी विश्वास नहीं। ये असलियत है ठगबंधन का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी, आप कह रहे हैं 400 पार, और अगर 400 पार आती हैं तो वेयर डज दैट लीव राहुल गांधी? यानी वो कहां पर दिखाई देते हैं पॉलिटिक्स में? और अगर आपकी 150 आती हैं तो फिर वो कहां रहेंगे और क्या होगा उनकी पॉलिटिक्स की, मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता। मैं उन व्यक्तियों का जैसे नहीं, उनमें से नहीं हूं जो सदैव कुछ टीका टिप्पणी करें, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह से बोल दिया है। कांग्रेस आज आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स वाइज बैंकरप्ट है, इश्यू वाइज बैंकरप्ट है, और अपने आप को भी अपनी गतिविधियों के आधार पर बैंकरप्ट कर दिया है। लेकिन आप ग्वालियर से पिछली बार हारे, आप जगह तो छोड़ के नहीं गए। अब स्मृति ईरानी कहती हैं कि आप अमेठी छोड़ के क्यों चले गए? क्या इस बात में दम है? आपको लगता है उनको लड़ना चाहिए अमेठी से? मुझे तो लगता है सदैव व्यक्ति को अपने जगह से लड़ना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल जिसके साथ अब इंटरव्यू का अंत करेंगे, क्योंकि कैंपेन ट्रेल है, आपको अगली जगह पर पहुंचना है। कुल मिलाकर अगर हम तस्वीर को देखें तो बार बार विपक्ष का एक जो ब्रॉड पिक्चर है ज्योतिरादित्य जी, वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। बीजेपी कह रही है कि ये तुष्टीकरण की पॉलिसी। वो इसलिए खतरे में आ गया क्योंकि वो खतरे में आ गए। जब मैं खतरे में आ गया हूं तो आपके साथ सब कुछ गलत है, सब जो आप कर रही हैं गलत है। इंडिया टुडे गलत है, आज तक गलत है, सब कुछ गलत है। कितने बार कहा है, आप लोग भी बिके हुए हो। पूरे मीडिया के ऊपर आरोप लगा दिया ना कि सारी मीडिया बिकी हुई है, सारी मीडिया को खरीद लिया। तो मतलब फोर्थ एस्टेट खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट बिक गई, इलेक्शन कमीशन समाप्त हो गया, एजेंसी समाप्त हो गई, पर ये नहीं जानते कि वे स्वयं समाप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिरादित्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना होगा, कई मामलों में वहां पर वो बैंकरप्सी और समाप्ति देख रहे हैं। बहरहाल 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इसका भी फैसला हो जाएगा। कैंपेन ट्रेल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इतना ही। हमारे कैमरामैन हिमांशु और अमित के साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।